हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 15 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है सी राजा मोहन राइट्स इंडिया एंड द एंग्लोस्फेयर। काफी अच्छा आर्टिकल है, इंफॉर्मेटिव है, काफी एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर किया है और ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स के पॉइंटर्स को कवर करता है। और मेरा अभी तक का अपडेट ये रहा है, फीडबैक है मिस्टर राजा मोहन के लिए कि इनके जो राइटअप्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, काफी इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। तो कभी भी आप, वैसे यूजुअली ये वेंसडे को पब्लिश होते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, तो आप जाकर के इनके आर्टिकल्स को आप देख सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। नाउ सिलिकॉन वैली बैंक के लिए एक छोटा सा आर्टिकल है, वो देखेंगे। और सेम सेक्स मैरिज पे जो कल डिस्कशन जो आया था, आर्टिकल आया था, जहां पे अब फर्दर इस केस को डिस्कस करेगी 5 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट की, उसके लिए एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। ऑलराइट, सो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से, जिसमें वो कहना चाहते हैं कि इंडिया और एंग्लोस्फेयर से जो अभी तक का नाता रहा है इतने सालों का, उसके लिए इंडिया की स्ट्रैटेजी और फिलहाल जो एयू, आप समझ रहे हो ना, एयू के यू एस, राइट, ये जो ग्रुप है उभर के जो आ रहा है अब, उसमें काफी मिलिट्री अलायंसेस और जो कि उसका बेसिक आधार है, बैकग्राउंड है, उसके हवाले से जो ये 3 देश मिलकर कर रहे हैं, उसमें इंडिया का टेंजेंट क्या है उसको उजागर करता है। So defense cooperation between US, UK and Australia highlights the opportunity for Delhi to develop a unique set of arrangements with Washington and its allies. ध्यान रखिएगा कि डिफेंस कोऑपरेशन में कई सारे ग्रुप हैं जिनको हम थोड़ा देख लेंगे। पहला तो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं AUKUS, राइट। उसके बाद कल हमने देखा था IPEF भी एक ग्रुप है। उसके साथ हम क्वाड को पढ़ रहे हैं, आजकल क्वाड काफी बार न्यूज में आ रहा है। तो इस तरह के जब ग्रुप्स आते हैं तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्री में इनको पूछा जाता है कि मिलिट्री अलायंस है, कौन से देश उसमें आते हैं, उनका एम टारगेट क्या है, तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट बनते हैं। और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे बनते हैं कि आप इंडिया की स्ट्रैटेजी इन देशों को लेकर के और जियो पॉलिटिकल स्टेप, चाहे वो डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, ट्रेड हो, इन सब के लिए भी हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। So कहना चाहते हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन यूएस एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया हाईलाइट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू डेवलप अ यूनिक सेट ऑफ अरेंजमेंट। हम इन देशों के साथ एक यूनिक सेट ऑफ अरेंजमेंट बना सकते हैं विद वॉशिंगटन एंड इट्स अलाइज, यूएस और उसके अलाइज के साथ, ठीक है। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये फाइनेंशियल टाइम्स .org की वेबसाइट से लिया गया है, जहां पे इसी पिक्चर पब्लिश हुई है। और ये जो डील हुई, जिसमें कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया को ये दोनों देश यूके और यूएस सब मरीन सप्लाई करेंगे, और ये सैन डिएगो कैलिफोर्निया में डील हुई, राइट। द यूएस एंड यूके, उसका जो उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट कहता है, द यूएस एंड यूके ऑस्ट्रेलिया हैव अनवील्ड अ डिकेड्स लॉन्ग प्रोजेक्ट टू सप्लाई कैनबरा विद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। कौन सी सबमरीन दी जाएंगी? न्यूक्लियर पावर्ड, entering a historic partnership that blinds the allies more tightly as they counter China in the Indo-Pacific। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के लिए काउंटर तैयार करना, ठीक है। तो ये तीनों देश मिल करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या एक कॉन्ट्रास्ट में एक ग्रुप इकट्ठा करना चाहते हैं, जो यूएस का टारगेट है आजकल। सो उसके लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी मानी जा रही है ना। अब वापस आते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में, तो कहते हैं मिस्टर राजा मोहन, द रोड मैप टू कैनबरा। अब देखिए, पहला ही पैराग्राफ अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि मेंस में लिखा कैसे जा सकता है। तो द रोड मैप ऑफ कैनबरास एक्विजिशन, अब यहाँ पे लिखा है कैनबरा का एक्विजिशन। ऑब्वियसली जब दो देश इसको बेचेंगे, इन्होंने क्या कहा? सप्लाई, यहाँ वर्ड यूज किया सप्लाई, और यहाँ पे यूज हुआ है एक्विजिशन, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अनाउंस दिस वीक इन सैन डिएगो बाय लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द यूके एंड यूएस इज बीइंग बोथ हेल्ड एंड डिनाउंस्ड एट द सेम टाइम। मतलब हेल का मतलब तारीफ भी करी और उसकी अवहेलना भी, मतलब उसको डिनाउंस भी किया, उसको हेल भी किया, दोनों चीजें हुई। और फाइनली एक तरीके का, क्योंकि कोई भी देश किसी देश को जब डायरेक्टली सपोर्ट करता है तो पिक्चर लाइमलाइट में आ जाता है। ऑल्दो ये एयू के यूएस जो ऑकूस जो ग्रुप बना है, ये तीनों देशों का ही है, लेकिन इसको दोनों देशों ने क्या किया? हेल भी किया, अच्छा भी समझा, और डिनाउंस भी किया एट द सेम टाइम, ठीक है। और एक्विजिशन कौन कर रहा है? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है दोनों देशों से। तो कहने का मतलब ये है कि जियो पॉलिटिक्स में इस तरह के स्टेप्स होते रहते हैं, होंगे भी, लेकिन जो लिखने की तरीका है, आप कभी भी न्यूज़पेपर को उस तरीके से फॉलो मत करिए कि सेम कॉपी करना है, बट अपनी ओपिनियन को डेवलप करिए इन आर्टिकल्स को पढ़ के। नाउ फॉर कैनबरा, लंदन एंड वॉशिंगटन, द AUKUS या ऑकूस भी बोलते हैं इसको, इज अबाउट प्रॉम्प्टिंग डिटरेंस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक। और ये हो क्यों रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना उभर करके एक असर्टिव देश बन के आ रहा है, जो क्वाड को साथ ही साथ जो ये ग्रुप बनाए ऑकूस को अपना एक
एक नेगेटिव कहना चाहिए एक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि चाइना इंडो पैसिफिक में अपनी ही बढ़त बढ़ा के रखना चाहता है। सो फॉर चाइना, ऑकूज अलोंग विद द कोऑर्डिनेटेड फॉर्म ऑफ क्वाड, ठीक है, क्वाड और ऑकूज इज वन ऑफ द डेंजरस स्मॉल क्लिक्स दैट यूएस इज बिल्डिंग इन एशिया। ठीक है, क्लियर हो जाता है यहाँ से। तो ये जो एक नया क्लिक, जो एक ग्रुप बन के आया है, वो चाइना के लिए थोड़ा सा डेंजरस है। और चाइना ने कहा भी है अपने ग्लोबल टाइम्स में कि कैनबरा एक एक्सपेंसिव मिस्टेक कर रहा है और एक टाइम बॉम्ब को प्लान कर रहा है इस रीजन में। मतलब भविष्य में अगर कुछ होता है तो एक टाइम बॉम्ब की तरह इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद their individual reactions have been shaped by the respective appreciation of shifting Asian security dynamic. Most analysts, however, agree that AUKUS could well be an inflection point in the evolution of Asia geopolitics. ठीक है, so ये एक तो है ही, ऑब्वियसली सभी जान रहे हैं, सारे एक्सपर्ट्स इस बात तो कह रहे हैं कि इन्फेक्शन पॉइंट की तरह इसको यूज किया जा सकता है, जहां पे अगर आप देखें तो एशिया में जो आपका जिस ईस्टर्न एशिया की हम बात करते हैं, इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, तो वहां पे अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया का जो कॉम्बिनेशन है, जो एशियन सिक्योरिटी डायनेमिक्स को चेंज करने वाली बात होगी, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन अब सप्लाई की जाएगी और एशियन जियोपॉलिटिक्स में बड़ा इवोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद द करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट क्या बन रही है अभी के लिए $250 बिलियन की, और ये एक काफी डिकेड से चलने वाला प्रोसेस है। इसको असेस किया गया इंडिया ऑस्ट्रेलियन टैक्स पेयर के हिसाब से, तो कहते हैं कि इट विल बी नियरली 3 decades बिफोर एन ऑस्ट्रेलियन बिल्ड न्यूक्लियर सबमरीन विल एंटर सर्विस। तो मतलब 3 डेकेड लग जाते अगर ऑस्ट्रेलिया इसको बिल्ड करता तो, लेकिन फिलहाल इतने कॉस्ट में इसको ले रहा है, खरीद रहा है। इट इज इजी टू आस्क इफ द करंट पॉलिटिकल सपोर्ट इन द 3 डेमोक्रेसीज फॉर ऑकूज फ्रेमवर्क विल एंड्योर इन द ईयर अहेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और इलेबरेट अभी करेंगे, बट देख लेते हैं कि ऑकूज क्या है। तो विकिपीडिया पे अगर आप जाएं, गूगल बाबा की हेल्प से हम देख सकते हैं, आप भी इसको देखिए कि ऑकूज की जो ग्रुपिंग है वो क्या है। 3 देशों की हम समझ रहे हैं, एयू केयू से क्लियर हो जाता है। साथ ही मिलिट्री अलायंस से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री अलायंस है, और ये कब शुरू हुआ, 21 में शुरू हुआ, 15 सितंबर को, 18 महीने पहले। पर्पस क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। रीजन क्या है, इंडो पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है प्री के पर्पस से, तो आपको पता होना चाहिए। और इसका पैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी के आस्पेक्ट को कवर करता है, इसके साथ साथ साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमी, quantum technologies, undersea capabilities, hypersonic and counter hypersonic electronic welfare, इन सबको भी कवर करता है। The pact will focus on military capabilities, separating it from Five Eyes, जिसमें आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस ऑल्सो इंक्लूड्स न्यूजीलैंड एंड कनाडा को भी इसमें ऐड करने की बात है। तो 5 Eyes याद रखिएगा, 5 Eyes में जहाँ पे 3 देश हैं, उसके बाद 2 देश और हैं, पहला है 2 देश और ऐड हो सकते हैं, जिनको 5 Eyes कहा जा रहा है। पहला है न्यूजीलैंड और दूसरा है कनाडा। ठीक है, इनको एंग्लोस्फीयर भी कहा, एंग्लोस्फीयर भी इस आर्टिकल में बोला गया। एंग्लोस्फीयर जो वर्ड बोला जा रहा है ना, एंग्लोस्फीयर मतलब वो देश जो एंग्लो कल्चर से आते हैं, इंग्लिश कल्चर से आते हैं, राइट। वो कौन से देश होगा, 3, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस एंड न्यूजीलैंड एंड कनाडा, ये भी पूछा जा सकता है ना। उसके बाद वो कहते हैं जो ऑकूज प्रोजेक्ट है, इसे कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो किया जाएगा। ये 4 स्टेप्स में डिवाइड है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें बारी बारी से देश यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन सप्लाई करेंगे, उसकी कॉस्ट पे की जाएगी। और चलने वाला टाइम लाइन है 2040 तक, मतलब कुछ चीजें होंगी, कुछ 27 तक होंगी, कुछ 30 तक होंगी, कुछ 40 तक होंगी, इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ऐसा एग्जैक्टली पूछा नहीं जाएगा स्टेप्स क्या है, लेकिन गुड टू नो इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। मतलब फाइनली क्या है कि कैनबरा को और इक्विप करना और मरीन सप्लाई करके उसको इस रीजन में और स्ट्रॉन्ग बनाना। उसके अलावा दिस मल्टी डिकेडल प्लान विल ट्रिगर मल्टीपल स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एशिया। लेकिन ये प्लान है, कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को लेके आएगा एशिया में, उसको बताते हैं। 5 ऑफ देम स्टैंडर्ड, कुछ 5 पॉइंटर्स को हाईलाइट कर रहे हैं। पहला क्या है कि ऑकूस इज इन द एसेंस अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज एंड मेकिंग इट अ पावरफुल फैक्टर इन शेपिंग द इंडो पैसिफिक। मतलब अब क्या हो रहा है कि इसको ट्रांसफॉर्म, जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को और इक्विप किया जा रहा है और ज्यादा स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है स्ट्रेटेजिकली, और इंडो पैसिफिक रीजन में एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है। उसके साथ न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स आर ओनली पार्ट ऑफ द बॉर्डर एम्बिशन। ऑकूस विल सी अ डीपर पार्टनरशिप बिटवीन यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 3 ग्रुप इकट्ठे आ जाएंगे पास और काफी ज्यादा क्लोज आने से उनकी टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन में हेल्प होगी, और
और चाइनीज नेवल कैपेबिलिटीज के अगेंस्ट एक स्टेप बन सकता है। पिक्चर में आप देखेंगे कि ऑकूस के ऊपर 3 देश खड़े हुए हैं, बाकी के देश यहाँ कूद रहे हैं। तो ये एक कार्टून है इस बात को समझाने के लिए कि इस रीजन में क्या होने वाला है। तो ऑकूस ऑल्सो इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन द 3 कंट्रीज इन अ रेंज दैट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआई के लिए और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी देश आगे बढ़ के आए। ऑब्वियसली ये ऑकूस का जो एम ही है, हमने कभी पहले देख ही लिया कि सिर्फ सिक्योरिटी में नहीं, काफी और एस्पेक्ट्स को भी कवर करेंगे जहां क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई भी आता है। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं इंडिया टेंड्स टू, अब इंडिया का क्या है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, क्लियर है। और इंडिया के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई भी नहीं जा रही है फिलहाल ऑकूस के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो कि आईपीईएफ से इंडिया ने थोड़े चीजों के लिए डिसएग्री किया है, पूरा अग्री नहीं किया आईपीएफ में। क्वाड में इंडिया है लेकिन इसमें जो ऑकूस में इंडिया नहीं है। सो इंडिया टेंड्स टू अंडरस्टिमेट, आप कहना क्या चाह रहे हैं मिस्टर राजा मोहन कि इंडिया ने अभी तक जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपेबिलिटीज को अंडरस्टिमेट किया और साथ ही साथ यूके की पावर्स को भी अंडरस्टिमेट किया है, लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी टेंड्स टू नेग्लेक्ट द कंटिन्यूइंग ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सैलियंस ऑफ ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की पावर्स को अंडरस्टिमेट किया। और इस गेम में यूके एक लिंचपिन है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डिजाइन और डेवलपिंग का काम कर रहा है सबमरीन्स का, बाय मैरिंग कटिंग एज यूएस टेक्नोलॉजी के आगे। और इसके साथ जो यूएस ऑस्ट्रेलियन डिमांड है उनको सप्लाई भी किया जाएगा, तो इनका बिजनेस भी एक्सपैंड करेगा और साथ ही साथ क्या होगा कि जो स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं वो भी आगे बढ़ के आएंगे। नाउ अब इंडिया के लिए कुछ दिक्कतें बताते हैं कि एंग्लोस्फीयर जो जिसका नाम मैंने लिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड से हम कैसे टक्कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो उनसे रेपुटेशन काफी अच्छी नहीं रही है, जिनको 5 आईज का नाम दिया जा रहा है, और ये इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड हैं, तो इनसे क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड से हमारा कुछ अच्छा काफी अच्छा नाता नहीं रहा है सालों में, क्योंकि हम एशिया की पॉलिटिक्स में स्ट्रांग रहे हैं, जहां पे रशिया सपोर्ट लेते रहे, चाइना हमारा दुश्मन था, लेकिन फिर भी हम या वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा हमारा स्ट्रांग कनेक्शन नहीं रहा है। AUKUS will begin to change that by reinforcing London's renewed claim for a long-term role in Indo-Pacific security। और स्वेज कैनाल में कंट्रोल खोने के बाद 1960 में ब्रिटेन कुछ दबा सा था, लेकिन अब फिर से वो उजागर होकर सामने आ गया है इस ग्रुपिंग के बाद। और वो कहना चाहते हैं कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल के समय में देखा गया है कि जो ये कोलैबोरेशन हो रहा है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हवाले से अगर देखें तो यूएस और यूके ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन पावर्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन ऑप्शन बाय ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस ट्रीटी को ज्वाइन किया है। उसके अगेंस्ट में चाइना क्या कर रहा है, उसने कहा कि ये जो ट्रीटी है 5 और 8 के नियमों को तोड़ती है, इसलिए वो उसके अगेंस्ट एक कैंपेन बनाना चाह रहा है। तो मतलब ये आपस की दुश्मनी अंदर ही अंदर चल रही है। उसके बाद वो कहते हैं 3 countries have taken pains to emphasize the AUKUS purview does not involve nuclear weapon। और ये भी कहा है कि AUKUS में कोई भी न्यूक्लियर वेपन इन्वॉल्व नहीं होगा, बट अगर आप देखें सबमरीन न्यूक्लियर इक्विप्ड है। बट एन एनपीटी डज नॉट प्रोहिबिट ऑकूस लाइक, लेकिन जो एनपीटी जो जिसकी बात की जाती है वो ऑकूस के जो कोऑपरेशन को प्रोहिबिट नहीं करता, बट न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को करता है। तो एनपीटी का भी सिग्निफिकेंस ऑकूस के लिए नहीं है, तो मतलब ऑकूस के पास ज्यादा पावर रहेगी। और उसके साथ ही साथ यूएस और यूके तो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एनपीटी ज्वाइन करा दिया गया है। उसके अगेंस्ट चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने अपने लिए खुद ही एक कैंपेन बना रखा है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा। ऑपोजिट चला ऑब्वियसली चाइना तो ऑपोजिट है ही, लेकिन ऑपोजिट चला गया है। Now Canberra, London and Washington have repeatedly reaffirmed that they will negotiate strictest terms for the international monitoring of the transfer and use of nuclear material under the AUKUS agreement। ठीक है, तो काफी स्ट्रांग बनाने के लिए वो सब चीजें तो होंगी ही होंगी। अगर ये स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो ये अपनी बढ़त इंडो पैसिफिक में कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, नाउ अब ये क्या है कि दिल्ली के लिए क्या चीजें हैं, दिल्ली के लिए ये चीज है कि आप इसका पार्ट नहीं है, लेकिन समय के साथ जो यूएस की पॉलिटिक्स है जिसमें चाइना के अगेंस्ट यूएस स्टेपिंग कर रहा है और चाइना की जो डोमिनेंस है उसको कम करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि वो यूएस से अपने संबंधों को ठीक कर ले, अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस को ठीक कर ले, टेक्नोलॉजी के मामले में, मिलिट्री कैपेबिलिटीज के मामले में स्ट्रॉन्ग हम कर सकते हैं, क्योंकि यूएस का जो झुकाव है वो जापान और साउथ कोरिया के लिए भी है। तो जब उस जापान और साउथ कोरिया के लिए कर रहा है तो इंडिया से भी वो अपने पीस और सिक्योरिटी के लिए हम देख रहे हैं कुछ समय से अट्रैक्शन ले रहा है, जहां पर वो चाइना के अगेंस्ट एक अलाई बनाना चाहता है। फाइनली द यूएस हैज मेड इट क्लियर दैट इट डज नॉट प्लान टू एक्सटेंड द AUKUS अरेंजमेंट टू अदर पार्टनर्स लाइक जापान एंड इंडिया। उन्होंने ये भी कहा है कि AUKUS में इंडिया और जापान को अलाई नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाने का बोला है, लेकिन फिर भी अभी की पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर इंडिया उसमें जाता है, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट है यूएस का, जो इंटरेस्ट है वो इंडिया को लेके दिखाई दे रहा है, जिसमें जापान भी आता है और क्वाड के मेंबर्स भी हैं, तो हो सकता है कि इनडायरेक्टली वे में हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो इसको इनकैश कराने की। इसको हाईलाइट करते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि आईपीईएफ भी हमको पता होना चाहिए, प्री के पर्पस से, मेंस के पर्पस से। तो आईपीईएफ भी क्या है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव है और साथ ही साथ इसमें कई सारे देश जुड़े हुए हैं। इनका मेन थीम क्या है, फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रिजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो हमें पता होना चाहिए कब बना। इसको बनाया गया मई 23 में 2022 में, और इसमें 19 देशों को 14 कंट्रीज हैं ना। 14 कंट्रीज में इंडिया भी है, बट इंडिया ने पार्टली ऑप्टेड आउट ऑन द ट्रेड पिलर। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट विकिपीडिया का है, शायद में कोई चेंजेस अगर हुए होंगे तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद क्वाड की जहां तक हम बात करते हैं, क्वाड के देश हमें पता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस। और ये क्या है, ये भी एक ग्रुपिंग है। अगर देखें तो एशियन आर्च ऑफ डेमोक्रेसी जो कहा जाता है, एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी। और इसके बाद ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है इंडो पैसिफिक के इलाके में, और इसमें कई चीजें और भी जुड़ी हुई हैं। नाटो के अलाइनमेंट में कई देश और भी हैं जिसमें जुड़ना चाहते हैं। क्वाड प्लस एडिशनल मेंबर्स भी इसमें है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है। तो ये ग्रुपिंग जरूर याद रखिएगा। मेरे हिसाब से इनमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट पूछा सकता है, प्री में आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ऑकूस के जितने भी छोटे टर्म्स आते हैं ना, ये लास्ट के समय में, जैसे अभी मार्च चल रहा है, पेपर आपका जून में हो गया या मई में हुआ, तो लास्ट में जो भी न्यूज में आता है ना, जरूर पूछा जाता है, तो उसको स्किप मत करिएगा ना। नेक्स्ट आर्टिकल है सिलिकॉन वैली बैंक स्टेविंग ऑफ क्राइसिस। तो एसवीबी के लिए हमने अच्छी एनालिसिस ऑलरेडी कर रखी है, न्यूज भी पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पे वही उसी चीज को हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने इसमें बीच में आकर के उसको सेव करने की कोशिश करी। क्या कहते हैं, यूएस अथॉरिटीज इंटरवीन टू प्रिवेंट फाइनेंशियल कंटेजियन बट क्वेश्चंस अराइज ओवर द रेगुलेटरी अप्रोच। ठीक है, कहते हैं कि दिस बोल्ड मूव हैज एम्ड एट lowering the risk and shoring up confidence in the banking system. However, ripple effect from the collapse of SVB continue to be felt across the financial system. As per some reports, depositors are turning to the larger US banks. अब क्या हो रहा है, कल की न्यूज आई थी कि ये होने के बाद जहां पे SVB कोलैप्स करता हुआ दिख रहा है, क्राइसिस आ गया है, तो कई सारे बैंक टारगेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, इंडियन जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनके ओनर्स को, कि आप हमारे अकाउंट खोल के फंड ट्रांसफर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे यूएस गवर्नमेंट ने और एफडीआईसी ने बोला है कि जो इन्वेस्टर्स का फंड्स है वहां पे वो रिलोकेट कर सकते हैं, उनको अलाउ किया गया है अपने फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या है कि बाकी के बैंकिंग सिस्टम में भी ट्रस्ट जाता हुआ दिखता है कि क्या ऐसा क्यों हुआ जिसकी वजह से ये बैंक कोलैप्स करी। और सिर्फ एसवीबी नहीं, साथ के कई और बैंकों की भी हालत खराब हुई है। तो ये रीजन कल भी मैं देखा था, फिर रीजन आज भी देख लेते हैं कि एज इट्स कोर रीजन क्या है कि एसवीबी की प्रॉब्लम क्या हुई थी, टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशन। हो क्या रहा है कि यूएस और काफी इंडिया में भी ऐसा होता है कि जब हम इन्फ्लेशन से लड़ाई लड़ रहे होते हैं और इन्फ्लेशन को नीचे लाना, महंगाई से लड़ने के लिए बैंक्स क्या करती हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती हैं, राइट। और जब महंगाई ठीक होती है तो नीचे ले जाती हैं। तो इन एरा ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट लो था, तो द बैंक हैड पार्क्ड इट्स डिपॉजिट इन सेफ सिक्योरिटीज। तो क्या किया बैंक ने, एसबीबी ने अपने डिपॉजिट्स को सेफ सिक्योरिटीज में, या जहां पैसा ज्यादा 6 से डबल हो सकता था वहां पैसा लगा दिया। क्योंकि जब रेट लो है और कल जब इनहांस होगा तो पैसा डबल हो जाएगा। ये हर कोई करता है, बैंक भी इन्वेस्टर होता है ना। बट द यूएस फेडरल रिजर्व एग्रेसिवली हाइकिंग रेट्स टू टैकल इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए यूएस फेड बहुत ही अग्रेसिवली इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। तो पैसा ऑलरेडी पार्क था इस बैंक का, तो क्या हुआ, द बॉन्ड हेल्ड बाय बैंक फेल इन वैल्यू। और साथ ही साथ जो बॉन्ड वैल्यू है बैंक की, जो गुडविल है जिसकी वजह से लोग उनसे बॉन्ड्स लेते हैं, बॉन्ड एक तरह का लोन होता है, तो उसकी वैल्यू गिर रही थी। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो यूएस में आईटी सेक्टर की हालत वैसे भी खराब है। यूएस में नहीं, जर्मनी में भी ऐसा ही है। तो आईटी सेक्टर की हालत खराब है और एसबीबी मेनली किसको फंडिंग करती है, आईटी सेक्टर की फर्म्स को ही फंडिंग करती है। तो बॉन्ड वैल्यू गिरने की वजह से, क्योंकि मार्केट डाउन है तो बॉन्ड वैल्यू गिर गई। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया यूएस फेड ने, तो बैंक के पास पैसा अवेलेबल नहीं था। लेकिन जब मार्केट में डिमांड विड्रॉल ऑफ डिमांड की वजह से क्या हुआ, बैंक अनाउंस दैट इट हैड टू सेल सिक्योरिटीज टू इट हेल्प एट अ लॉस एंड इट वुड आल्सो हैव टू रेज मनी। तो क्या किया उन्होंने, कहा कि मार्केट में पैसे, हमारी जो वैल्यू को इनहांस करने के लिए और पैसा अवेलेबल कराने के लिए, क्योंकि लोग विड्रॉ अगर करेंगे तो बैंक के पास अवेलेबल फंड्स होने चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि हम अपने सिक्योरिटीज को सेल ऑफ कर रहे हैं फंड्स रेज करने के लिए। बस इसके बाद ट्रिगर हो गया मार्केट, पैनिक फैल गया और लोगों ने कहा कि बैंक कोलैप्स कर रही है, फटाफट अपने पैसे निकालने चालू कर दो। ये मेन सिनेरियो है। पर अब सवाल भी उठता है, क्या ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप देखें आज की न्यूज में ही है कि इस बार आरबीआई ने कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट को हाइक नहीं करेंगे। और कल सीआईआई के जो संजीव बजाज जी हैं, उन्होंने
भी उनके इंटरव्यू को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उन्होंने भी कहा था कि अब आरबीआई को इंटरेस्ट रेट हाइक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक्स के पास भी फंडिंग करने का एक साइकिल होता है। आप बराबर इंटरेस्ट हाइक करते रहोगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे बैंक्स पे भी आ सकता है। ऑल्दो उन्होंने कहा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हम वेस्ट के देशों की तरह नहीं है, पर फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बजाय और जो मेजर्स होते हैं जिससे आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं वो आप उठाइए। ले दे के आप आरबीआई के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो कितना फायदा होगा वो देखने वाली बात है। इसके अलावा एफडीआईसी जो वहां का इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है यूएस का, उन्होंने एनुअलाइज लॉस को आंका है $620 बिलियन का। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बड़ी न्यूज ये भी है कि 93% डिपॉजिटर्स अनइंश्योर्ड हैं। तो मतलब अगर हम जैसे हमारे देश में मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है, यूएस में है कि वहां पे इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है बैंक्स के अगेंस्ट, मतलब बैंक में अगर कस्टमर्स का पैसा डूबता है तो इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसा देती है, ऐसा मैकेनिज्म वहां पे है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि 93% जो इन्वेस्टर्स हैं वो अनइंश्योर्ड थे। देखने वाली बात होगी कितनी फंडिंग उनको आगे टाइम में मिलती है। उसके साथ कंसिडरिंग द रैपिड इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट बाय यूएस फेड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिमिलर एपिसोड कॉजिंग डिस्ट्रेस टू द फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब जैसे यूएस फेड जैसे हैंडल कर रहा है इन्फ्लेशन को, अगर ऐसा रहा तो आगे भी ऐसा हो सकता है। प्रायर टू दिस एपिसोड देयर वर इंडिकेशंस ऑफ द फेड हाइकिंग रेट बाय 50 पैसेस, लेकिन पहले क्या इस घटना के पहले यूएस फेड अपने नंबर्स को बढ़ाने वाला था, रेट्स को बढ़ाने वाला था, 50 बेसिस पॉइंट से रोक लिया गया, उनको नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो इन्फ्लेशन के और मेजर्स को अपनाना चाहिए, ना कि सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। अच्छा, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। जब इंटरेस्ट रेट की बात होती है, कौन सी इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है? क्या ये लोन की बात हो रही है? क्या ये एफडी की बात हो रही है? क्या ये बैंक जो पैसा डिपॉजिट करते हैं आरबीआई में उसकी बात हो रही है? तो ये हमको बेसिक इकोनॉमिक्स से पता होना चाहिए। मैं डिस्कस कई बार कर चुकी हूँ आर्टिकल्स में ही, लेकिन आप अपने बेसिक इकोनॉमिक्स को रिफर्बिश कर लीजिए, एक बार रिविजन जरूर करिएगा। ये पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो आरबीआई उठाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, पहला है फिस्कल जो हमारी गवर्नमेंट उठाती है, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई के कंट्रोल में कौन सी पॉलिसी होती है? वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, मार्केट से पैसा अपने पास लेना। और आरबीआई का एक ऑपरेशन और भी होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, ये भी कई बार पूछा गया है, आप इसको भी दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस व्यू ऑन सेंटर्स एफिडेविट ऑन सेम सेक्स मैरिज। इसमें कल के डिस्कशन के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से ये फाइनली ये जो केस है अब 5 जजेस की बेंच देखेगी। लेकिन कल एफिडेविट दिया, कल के न्यूज के हिसाब से संडे को सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया था सेंटर के द्वारा कि उन्होंने कहा सेम सेक्स मैरिज में आप नियम ना बनाइए, इसको बनाने के लिए पार्लियामेंट स्टेप उठाएगी, नियम बनाएगी। और उन्होंने संस्कार शब्द को यूज किया कि हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के संस्कारों के हिसाब से ये इनेविटेबल नहीं है कि आपकी 2 बंदे शादी करें सेम सेक्स वाले, क्योंकि संस्कारों के हिसाब से उन्होंने संस्कारों का हवाला देते हुए कहा, 56 पेज की रिपोर्ट थी कि 2 लोग जब शादी करते हैं तो उनके सेक्स अपोजिट होने चाहिए। सेम सेक्स के लोग शादी नहीं करते एज पर द संस्कार वी फॉलो इन आवर कंट्री। ठीक है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि अगर ऐसी ये शादी वैलिड हो जाती है सेम सेक्स वाली तो अडॉप्शन की दिक्कत पैदा हो सकती है। जिन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे कपल्स जो सेम सेक्स मैरिज वाले होंगे तो उनके लिए जो उन बच्चों को अडॉप्शन की समस्या हो सकती है, कल उन्होंने कहा था सीजीआई ने। लेकिन ये बता रहा है आर्टिकल कि संस्कार का नाम लेकर के गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये डिस्कशन पार्लियामेंट पे छोड़ दीजिए, वो नियम बनाएंगे, क्योंकि द नोशन ऑफ मैरिज इटसेल्फ नेसेसरली एंड इनएविटेबली presupposes a unique between 2 persons of the opposite sex and that by and large the institution of marriage has a sanctity attached to it and in major parts of country it is regarded as a sacrament, a holy union and a संस्कार। तो इसको रेफर करते हुए बोला कि ये गवर्नमेंट पे छोड़ दीजिए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेफर कर दिया है 5 जजेस की बेंच को, उनकी बात डिसाइड होगा। और साथ ही साथ अगर आपको रेफर हो सेक्शन याद हो, सेक्शन 377 के तहत कॉलोनियल एरा के लेजिस्लेशन को फॉलो करते हुए उसको पहले क्रिमिनलाइज बताया गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। तो इसमें कहते हैं कि द सेंटर हैड डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंट टू लीव द डिसीजन। तो ये आर्टिकल राइटर कहते हैं कि सेंटर का जो का सोचने का तरीका अलग है, सुप्रीम कोर्ट का सोचने का तरीका अलग है। हो सकता है कि वो इनके अगेंस्ट नियम बना दे, पर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। तो फिलहाल के लिए डिसीजन अभी आया नहीं, जब आएगा तो उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन सोशल इश्यूज वाले सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट बन सकता है हमारे लिए, इसको आप अपने नोट्स में लेकर के चलिए। और जो आरबीआई वाला मैं डिस्कस किया वो हमारे GS3 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इट रिक्वायर्स ओवरऑलिंग
of the imagination, a conscious attempt to open minds to change is in trying to hold on to a traditional notion of gender in marriage. तो कहते हैं सेंटर जो सेंटर का जो टारगेट है, जो फाउंडेशन मीनिंग है, वो मिस कर रहे हैं. मतलब ये आर्टिकल राइटर कहते हैं कि उनको मॉरल पुलिस की जगह आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए. मॉरल पुलिसिंग की तरह ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए की जगह आप लोगों को एक्सपोजर दें कि वो अपने बारे में खुद डिसाइड करें, और साथ ही साथ जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान सेंटर को देना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉरल पुलिसिंग के सामने लेकर के आना चाहिए कि ये करना चाहिए, संस्कार ये कहते हैं, नियम भी कहते हैं. इस बात को मेंशन करते हैं. इन द मीन टाइम इट शुड अलाउ द एपेक्स कोर्ट टू डू इट्स जॉब. लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है. जैसे मैंने कहा कि 5 जजेस की जो बेंच है उसको सुनवाई करेगी और उसके बाद ही पता चलेगा इसका क्या आउटपुट बनता है. तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस. आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे और आगे लेके जा रहा है. Every day I am getting more subscribers and more comments. I'm so happy with it. So please keep supporting me. So मिलेंगे आपसे न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद.